हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए इस सेशन में लाए हैं रेलवे एग्जाम के साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहरता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, ला शातिलीय का नियम। ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन डी, परासरण का नियम। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसका स्क्रीन पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2 कहा गया है। यहाँ पे K1 का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और U1 का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी माने जो कि शुरुआत की गतिज ऊर्जा होती है, और U1 यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि शुरुआत के बाद गतिज ऊर्जा के बाद की जो एनर्जी होती है उसी को विभवांतर एनर्जी, उसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ऑप्शन ए, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन डी, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप बता सकते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि 200 एलबीएस के वजन को उठा रहा है और ये अपना वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, और दूसरा वाला आदमी 50 एलबीएस के वजन को 3 फीट तक जमीन से ऊपर उठा लिया है। तो यहाँ पर वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। रेल की पटरियों अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? ऑप्शन ए, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीकरण बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीकरण बल प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर आप चित्र से भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ऑप्शन ए, पैशन फ्लावर पादप। ऑप्शन बी, घटपर्णी। ऑप्शन सी, रात की रानी नाइट क्वीन। ऑप्शन डी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घटपर्णी, जो कि एक ऐसा पौधा होता है जो कि अलग कीड़े मकोड़े को अपने ही जबड़े में फंसा के उनको खा लेता है। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन बी, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। ऑप्शन सी, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। ऑप्शन डी, पानी और बाल्टी के बीच का संसर्जन बल अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, जो कि इस चित्र से आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक बंदा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है और एक वृत्ताकार सर्कल में बाल्टी को घुमा रहा है, जिसका पाथ ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी ओर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आया F इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर F को अगर हम लोग एक सिंप्लीफाई करेंगे तो m इंटू डब्ल्यू आर का होल स्क्वायर और अपॉन आर
यहाँ पर हम इसको F इक्वल टू m इंटू डब्ल्यू स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश डैश। यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन आंतरिक परावर्तन होने पर। ऑप्शन बी वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन डी दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। यहाँ पर आप यह आंतरिक और अपवर्तन परावर्तन यहाँ चित्र से आप बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक आदमी ऑब्जेक्ट है जो कि देख रहा है विब की ओर, यानी कि रेन ड्रॉप हो रही है और यहाँ पे व्हाइट सनलाइट आ रही है जो कि बेंड हो जा रही है और यहाँ पर रेन ड्रॉप्स भी गिर रही है, रेन ड्रॉप्स भी बेंड हो जा रही है। तो यहाँ पर उसको रेड और वॉयलेट कलर भी साइड में दिख रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर उसको इंद्रधनुष अच्छे से दिख रहा है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी समग्र आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन समग्र आंतरिक परावर्तन, जो कि इस चित्र से आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में एक सघन और विरल माध्यम है और ऑप्शन बी में क्रांतिक कोण बनता है जो कि 90 डिग्री पे है और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि समग्र आंतरिक परावर्तन यहाँ पे ऐसे बनता है ऑप्शन सी में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अपसारी लेंस, ऑप्शन सी समतल अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी समतल अपसारी लेंस, बताइए। यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आपके 7th स्टैंडर्ड में भी लेंस वाला जो चैप्टर था उसमें भी यह आया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अपसारी लेंस। यहाँ पर अपसारी लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये सब है। यहाँ पे लाइट की एक रे पास हुई है जो कि सी पॉइंट पे क्रॉस करती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे है और यहाँ पर यानी कि एक्स टू वाई के एक्सिस में एफ यानी कि फोकस पॉइंट है। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन आपने सुना तो होगा, लेकिन यहाँ पर इस चित्र से आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारी पृथ्वी है और उसका वायुमंडल है और यहाँ पर पृथ्वी की ओर क्षितिज सूर्य की आभासी स्थिति में उसकी रोशनी पास हो रही है। तो आई होप आप सभी लोग वायुमंडलीय अपवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे। ऑक्सीजन की धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये केवल डैश। ऑप्शन ए OF2 में, ऑप्शन बी Cl2O में, ऑप्शन सी H2O में, ऑप्शन डी N2O में, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन OF2 में यानी कि ऑक्सीजन फ्लोराइड में, जो कि ये है। ऑक्सीजन फ्लोराइड एक लुईस स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को दर्शाता है। यहाँ पर F103 डिग्री पे बने होते हैं जो कि ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे O एक है और F के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे बन गया ऑक्सीजन फ्लोराइड। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ
प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है? ऑप्शन ए +5 से +2, ऑप्शन बी +6 से +2, ऑप्शन सी +7 से +2, ऑप्शन डी +7 से +3। बताइए, जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन +7 से +2। यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उसको फेरस अमोनिया सल्फेट के साथ जैसे ही आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज के ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और कितने का परिवर्तन होगा? यहाँ पर +7 से +2 का परिवर्तन होगा। निम्न में से किस रसायन में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या होती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में दिखाया गया है। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी बायोगैस। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जल गैस, जो कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से बनाई जा सकती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्रोड्यूसर है और एक स्टीम भी है, ऑयल भी भरा है और वाटर टैंक भी है। और यहाँ पर वाटर टैंक में भी एक होल्डर दिया गया है जिससे गैस बाहर आती है। आई होप कि आप सभी लोग इस चित्र से इसका अर्थ समझ रहे होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस, जो कि इस स्ट्रक्चर से बनाई जा सकती है। आई होप आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चर और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन और ये स्ट्रक्चर आप अपनी बुक में बना सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मेथेन, ऑप्शन डी एथेन। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन मीथेन, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में भी मीथेन गैस लैब में कैसे बनाते हैं आपने ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा। आई होप कि आपको वह पॉइंट याद आ रहा होगा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतया जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है। ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी कैलोरी मान, ऑप्शन सी ऊष्मीयताप, ऑप्शन डी ज्वलन ताप। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऊष्मीयताप। यहाँ पर ऊष्मीयताप का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज में आपको दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले एक फ्राई पैन में पानी हम लोग गर्म कर रहे हैं और नीचे हमारा हॉट सोर्स यानी कि फायर जल रही है और पानी के अंदर कन्वेक्शन करंट हो रहा है और आपका कंडक्शन आपके हैंडल में है और यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन यहाँ पे और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से नहीं है, यहाँ पे रेडिएशन का मतलब हीट से है। आई होप कि आप लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए 0.2 ppm, ऑप्शन बी 0.3 ppm, ऑप्शन सी 3.0 ppm, ऑप्शन डी 9.0 ppm। बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 9.0 ppm।
यहाँ पर आपको ओजोन लेयर की 6 स्टेजेस मिल रहे हैं और यहाँ पर ओजोन लेयर के 6 स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही उनकी एक्टिविटी चलती है। आई होप कि आप लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। आपने अपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ा होगा। परजीवी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी आवश्यक अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी लाक्षणिक मंड। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन विटामिन ए। यहाँ पर आपको विटामिन ए से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, आई होप कि आप लोग सभी इसका अर्थ समझ रहे होंगे। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, ऑप्शन बी तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, ऑप्शन सी तेल का संग्रह आसान है, ऑप्शन डी तेल सस्ता है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। यहाँ पर तेल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आई होप कि आप सभी लोग इस तेल का भी इंपॉर्टेंस समझेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन बी चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ऑप्शन सी एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऑप्शन डी किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। बताइए। तो इसका सही आंसर है किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ इस चित्र से समझ रहे होंगे। अगर किसी चुंबक को हम लोग तोड़ेंगे तो उसके बीच के तोड़े हुए भाग को दोनों ही अलग अलग एक मैग्नेट में तब्दील हो जाएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिनालिका, ऑप्शन बी टोराइड, ऑप्शन सी डोमेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डोमेन। यहाँ पर आपको इस चित्र से बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर साउथ है और नॉर्थ पोल है। यहाँ पर बैटरी भी कंडक्ट करी गई है और यहाँ पर एक चुंबकीय पदार्थों के बीच का असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को दर्शाया गया है। अगर आप बैटरी से करंट पास करेंगे तो यहाँ पर आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल को वायरलेसली कनेक्शन आप प्रदान करेंगे। इससे ये अपनी पोजीशन में रह के भी नॉर्थ टू साउथ भी कनेक्ट हो सकता है। आई होप कि आप सभी लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन बी जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं, ऑप्शन सी जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ऑप्शन डी किसी दंड चुंबक के ध्रुव परिमाण में आसमान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। यहाँ पर इस चित्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय का क्षेत्रफल पूरे ही एक सर्कुलर एरिया में होता है, यानी कि आपके नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट होता है। इसका मतलब अगर हम एक दंड चुंबक को बीच से काट दें तो वह दो चुंबक बन जाएंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मलंकार रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं? ऑप्शन ए तंतुमय मूल, ऑप्शन बी अपस्थनिक मूल, ऑप्शन सी अवस्थम्भ मूल, ऑप्शन डी मूसला जड़ें। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अपस्थानिक मूल। यहाँ पर इस चित्र से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर शुगर केन की एक जड़ें हैं और यहाँ पे प्रॉप रूट भी है, तो इन्हीं सब जड़ों को बोलते हैं अपस्थानिक मूल।
पौधों में प्रतस्थ अंकुरण यानी कि विविपरिक का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्धन। ऑप्शन बी, तने में बनी खोलरों में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण। ऑप्शन सी, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। ऑप्शन डी, अनेक बीजों का संगठन। बताइए। तो इसका सही आंसर है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। यहाँ पर इस चित्र से आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। ऑप्शन बी, टेरोकार्पस। ऑप्शन सी, पालिएल्थिया। ऑप्शन डी, टेक्टोना। बताइए। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यूकेलिप्टस, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसको हिंदी में नीलगिरी भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और इसी वजह से इसका नाम नीलगिरी पड़ गया। तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न खत्म हुए। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और हम कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।